तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में। क्रोमोसोमल थ्योरी क्या होती है? तो क्रोमोसोमल थ्योरी पहली बार किसने दी थी? सुल्तान एंड बोवेरी नाम के दो साइंटिस्ट ने। एक्चुअली दोनों साइंटिस्ट मिलकर काम नहीं किए थे, अलग अलग इंडिपेंडेंट वर्क किया था दोनों का, लेकिन दोनों का वर्क ऑलमोस्ट सेम था, तो दोनों वर्क को एक साथ जोड़ दिया गया। तो ये एक साथ बुलाता है सुल्तान एंड बोवेरी नाम के साइंटिस्ट ने 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी प्रपोज की थी। क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी है? आपके 1902 ईयर था। किसने दी थी? आपके सुटॉन एंड बोवेरी नाम के दो साइंटिस्ट ने दी थी। फुल नेम यहां लिखा हुआ है, जनरली सुटॉन एंड बोवेरी से काम चल जाएगा आपका। क्रोमोसोमल थ्योरी बोलती क्या है? तो क्रोमोसोमल थ्योरी बोलती है कि क्रोमोसोम जो होते हैं और मेंडेलियन फैक्टर, जिसे मेंडल ने फैक्टर बोला है, जीन बोला है, जीन को कहा था ना, मेंडेलियन फैक्टर ने जीन को ही कहा था। तो मतलब क्रोमोसोम और मेंडेलियन फैक्टर में बहुत सारी चीज सिमिलर है। जैसा मेंडल के फैक्टर काम करते हैं, वैसे ही क्रोमोसोम बहुत हद तक सेम होते हैं। तो क्रोमोसोम और मेंडेलियन फैक्टर में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, पैरेललिज्म है, पैरेलल है एक दूसरे के, बहुत सारी जगह पर सेम तरह से काम करते हैं। इस तरह आपके सुटॉन एंड बोवेरी ने मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को यूज करके उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की क्रोमोसोमल थ्योरी के थ्रू। क्रोमोसोमल थ्योरी और मेंडल के एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी सिमिलरिटी दिखाई उन्होंने। तो पहले हम पढ़ते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी बोलती क्या क्या है। पहले तो पहली लाइन क्रोमोसोमल थ्योरी में कहा गया है कि आपके जो गैमेट होते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, जो गैमेट होते हैं, उन्हें दो सक्सेसिव जनरेशन के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा गया है। तो क्या बोला गया है? गैमेट सर्व एज ब्रिज की तरह काम करते हैं। ब्रिज समझते हो? दो को जोड़ने काम करते हैं। किसको किसको? दो सक्सेसिव जनरेशन, F1 और F2 जनरेशन के बीच में कौन होगा? गैमेट होंगे। F2 और F3 जनरेशन के बीच में कौन होंगे? गैमेट होंगे। तो टू जनरेशन को कनेक्ट करते हैं, टू जनरेशन के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। कह सकते हो गैमेट वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन किसके बीच में? टू सक्सेसिव जनरेशन, बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन। दो सक्सेसिव जनरेशन के बीच में कौन वर्क करता है? या देखिए, दो सक्सेसिव जनरेशन के बीच में गैमेट ब्रिज का काम करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपके शरीर में जो कैरेक्टर, नए ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर आते हैं, वो मां से आते हैं या पिताजी से आते हैं, मेल से आते हैं या फीमेल से आते हैं? या देखिएगा, गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट प्ले इक्वल रोल। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का इक्वल रोल है। तो याद रखिएगा, बोथ गैमेट, मेल हो चाहे फीमेल गैमेट हो, बोथ गैमेट का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। बोथ गैमेट हैव इक्वल रोल। इक्वल रोल मतलब दोनों बराबर काम करते हैं। ये नहीं सोचना स्पर्म से ज्यादा कैरेक्टर आएंगे या ओवा से ज्यादा कैरेक्टर आएंगे। दोनों गैमेट के बराबर कंट्रीब्यूशन है एक बच्चे में। तो याद रखिएगा, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट प्ले इक्वल रोल इन कंट्रीब्यूटिंग हेरिडिटी। हेरिडिटी में दोनों का इक्वल रोल है। किस चीज में? हेरिडिटी में। स्पर्म से भी उतने ही क्रोमोसोम आएंगे, 23 क्रोमोसोम ओवा से आएंगे, दोनों फ्यूज करेंगे। मतलब इक्वल रोल है हेरिडिटी में। दोनों कम ज्यादा कोई नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। अगली बात कह रहा है कि स्पर्म से सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? याद रखिए, जब फ्यूजन होता है, स्पर्म का ओनली न्यूक्लियस आता है। स्पर्म का कौन सा पार्ट आता है? न्यूक्लियस। और ओवा का न्यूक्लियस भी आता है और साइटोप्लाज्म भी आता है, दोनों आता है। तो ओवा का दोनों पार्ट रहता है, न्यूक्लियस भी रहता है, पूरी सेल रहती है ओवा की। मतलब न्यूक्लियस भी और साइटोप्लाज्म भी। लेकिन स्पर्म से सिर्फ क्या आता है? न्यूक्लियस आता है। तब भी स्पर्म से सिर्फ न्यूक्लियस आया, तब भी न्यूक्लियस आपका स्पर्म का भी बराबर कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है कि आपके क्रोमोसोम, जीन, डीएनए जो भी है, वो कहां रहते हैं? तो न्यूक्लियस में ही रहते हैं। तो अगली लाइन कह रहा है कि आपका इस बात से मालूम चल गया कि आपके द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कंटेन इन अ न्यूक्लियस। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन किसमें रहती है? तो इसका अगली लाइन इस बात से स्पर्म आया है मेल से और इंफॉर्मेशन सारी आ गई, मतलब न्यूक्लियस में ही सारी इंफॉर्मेशन रहती है। तो क्या कहा गया? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कहां रहती है? न्यूक्लियस कंटेन ऑल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन।
तो ऑल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन किस में रहती है? ऑल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन आपके न्यूक्लियस में ही रहती है। ये लाइन ये मालूम चल गया। अगली बात, सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो सेल डिवीजन के लिए क्रोमैटिन रिस्पॉन्सिबल है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होते हैं और क्रोमैटिन की वजह से सेल डिवीजन के लिए बहुत बड़ा इनका रोल है। सेल डिवीजन में क्रोमैटिन का बहुत बड़ा रोल है। और सेल डिवीजन समय क्रोमैटिन क्या नाम से जाने जाते हैं? तो सेल डिवीजन समय क्रोमैटिन को ही क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम अलग अलग नहीं है। सेल डिवीजन के समय क्रोमैटिन को ही क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो क्रोमोसोम डिवाइडिंग फेज में कहलाएगा। जब सेल डिवाइड कर रही है तो क्रोमोसोम कहलाता है। जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती तो उसे क्रोमैटिन कहते हैं। तो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम अलग अलग नहीं है, पहली चीज याद रखिएगा। न्यूक्लियस के अंदर दोनों पाए जाते हैं। क्रोमैटिन नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, क्रोमोसोम डिवाइडिंग स्टेज में, सेल डिवीजन हो रहा था, माइटोसिस मियोसिस हो रहा था, उस समय क्रोमोसोम कहलाता है। और इसका बहुत बड़ा रोल है क्रोमोसोम का सेल डिवीजन में, मियोसिस करने में, माइटोसिस करने में, दोनों में आपका किसका बहुत बड़ा रोल है? आपके क्रोमोसोम का, क्रोमैटिन का बहुत बड़ा रोल है। फिर अगली बात कही है कि मेंडल्स के लॉ जो है, मेंडल्स के लॉ में जो फैक्टर यूज किया गए हैं और जो क्रोमोसोम यहां पर बताए हैं, दोनों में बहुत ज्यादा पैरेललिज्म है, दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। देयर आर मेनी सिमिलरिटीज बिटवीन मेंडल्स फैक्टर एंड मेंडल के फैक्टर में और क्रोमोसोम के बीच में बहुत सारी सिमिलरिटी है। अगली बात, एक जीन आपका, एक क्रोमोसोम बहुत सारे जीन को समेट के रखता है। तो नंबर्स ऑफ जीन्स आर फाउंड इन ईच क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन होते हैं। ईच क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में, ईच क्रोमोसोम कंटेन मेनी जीन। एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे जीन्स एक क्रोमोसोम में रहते हैं। किसी भी प्लांट का या किसी भी एनिमल का सेक्स डिटेक्शन करना है कि लड़का है कि लड़की है, सेक्स डिटेक्शन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? उसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि लड़का है कि लड़की है? उसके क्रोमोसोम को देखकर कर सकते हैं। अगर उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम है तो लड़का है, एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो लड़की है। मतलब क्रोमोसोम्स की मदद से हम सेक्स डिटेक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो डिटरमाइनिंग द सेक्स इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर स्पेसिफाइड बाय द क्रोमोसोम। और इन क्रोमोसोम जो सेक्स डिटेक्शन के लिए काम करते हैं उन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। आपको पता है क्रोमोसोम आपके शरीर में दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, पता है? आपके शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 44 प्लस एक्स वाई। लड़के के शरीर के क्रोमोसोम को ऐसे लिखते हैं। ये 44 क्रोमोसोम जो हैं इन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। ये हमारे बॉडी के सोमैटिक कैरेक्टर को कोड करते हैं। और ये दो क्रोमोसोम जो हैं हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर कोड करते हैं, इसलिए इन्हें सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम है ये दोनों, ये सेक्स क्रोमोसोम है, ये ऑटोसोम है, और दोनों मिल जाते हैं तब आपकी बॉडी के सारे क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो मालूम चल गया सेक्स क्रोमोसोम हमारे बॉडी के सेक्सुअल कैरेक्टर को कोड करते हैं। ये सारी चीज क्या है? क्रोमोसोमल थ्योरी में बताई गई है। तो याद रखना, आपके सुटॉन एंड बोवेरी ने 1902 में ही कहा कि मेंडेलियन के फैक्टर्स या जीन कहो और क्रोमोसोम में बहुत सारी सिमिलरिटी है। उसके लिए एनसीईआरटी बुक ने एक चार्ट बनाकर दिखाया है। क्या बनाया है? कहा है ए और बी, दो ऑप्शन दिए हैं। कहा दोनों में सब कुछ सेम लिखा हुआ है। क्यों सेम लिखा हुआ? क्योंकि दोनों सेम चीज है। कहा कि जो आपके फैक्टर मेंडल के फैक्टर जीन के लिए एप्लीकेबल है वही चीज क्रोमोसोम के लिए एप्लीकेबल है। जैसे कि सिमिलरिटी देखेंगे, पहली सिमिलरिटी अकर इन पेयर। आपके मेंडेलियन फैक्टर में भी पेयर में रहना पसंद करते हैं और क्रोमोसोम भी आपके पेयर में रहते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर में रहते हैं, हमेशा क्रोमोसोम पेयर में रहते हैं और मेंडेलियन फैक्टर भी पेयर में रहते हैं। पहला सिमिलरिटी। दूसरा, सेग्रीगेशन एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, क्रोमोसोम भी अलग अलग हो जाते हैं और आपके एलिल्स भी अलग अलग हो जाते हैं। मेंडल में एलिल्स को अलग कर देते थे ना, टी और टी को अलग कर देते थे, तो एलिल्स भी अलग अलग हो जाते हैं और होमोलॉगस क्रोमोसोम भी अलग हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के समय। तीसरी बात कहता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपके कोई भी क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम भले हो, वो अलग अलग
जगह पे इंडिपेंडेंटली जा सकता है। तो क्रोमोसोम भी इंडिपेंडेंटली जा सकते हैं और आप इस इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो सकते हैं, इंडिविजुअल सेपरेट हो सकते हैं और आपके एलिल्स भी इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह आपको कहा कि जीन और क्रोमोसोम मतलब मेंडल के फैक्टर और क्रोमोसोम में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, एक छोटे से चार्ट में बनाकर दिखाया है आपको। अब बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी जो मेंडल्स ने दी थी, सॉरी मेंडल ने नहीं दी, क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी थी? सुटान एंड बोवेरी ने, आपके सुटान एंड बोवेरी ने दी है 1902 में। तो ये थ्योरी को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं, बड़ी फेमस थ्योरी है। इसके बाद मेंडल के वर्क को समझना और आसान हो गया था इस थ्योरी के आने के बाद, क्रोमोसोमल थ्योरी आने के बाद। क्या क्या पॉइंट है इसके की पॉइंट? पहली बात, गैमेट जो है दो जनरेशन के बीच में आपके ब्रिज का काम करता है। दोनों गैमेट्स का बराबर कंट्रीब्यूशन है, जितना स्पर्म इंपॉर्टेंट है उतना ही ओवा इंपॉर्टेंट, दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन है, दोनों से कैरेक्टर आपके इनहेरिटेड होते हैं। स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस आकर मिलता है ओवा से, तो मतलब स्पर्म का न्यूक्लियस बस आया लेकिन स्पर्म के सारे कैरेक्टर आ गए, लड़के के सारे कैरेक्टर आ गए उस बच्चों में। मतलब न्यूक्लियस ही वो चीज है जिसमें हेरिडिटरी मटेरियल रहता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन रहते हैं और क्रोमैटिन ही रिस्पॉन्सिबल है सेल डिवीजन के लिए। सेल डिवीजन के समय क्रोमैटिन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और क्रोमैटिन को सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि जब बिखरे होते हैं सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो क्रोमैटिन कहलाएंगे, लेकिन जब ये आपस में गुच्छों में जाएंगे तो क्रोमोसोम कहलाएंगे। ईच क्रोमोसोम कंटेन मेनी जीन, हर क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स होते हैं, एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन रहते हैं। एक बड़ा सा चीज है, क्रोमोसोम बड़ी सी चीज है, जीन छोटी सी चीज है। और अब सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए एनिमल्स में, प्लांट में सेक्स डिटरमाइन करने के लिए क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो क्रोमोसोम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं उन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। ये चीजें क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में पढ़ी। अब हम बात करेंगे आपका मेंडल्स के बाद, अब बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी हमने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे कि मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। मॉर्गन ने क्या कहा था, लिंकेज के बारे में क्या कहा है? तो मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में, लिंकेज वाले एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने कौन सा एनिमल लिया और क्यों लिया? तो जो कुछ किया था मेंडल ने किया था पी में, वैसे ही कई सारे एक्सपेरिमेंट मॉर्गन ने किए हैं। मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट में लेकिन अपना ऑर्गेनिज, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज कौन सा लिया था? ड्रोसोफिला लिया। ड्रोसोफिला को फ्रूट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं, तो फ्रूट फ्लाई लिया, एक बड़ी सी मक्खी ली। फ्रूट फ्लाई फलों में रहने वाली बड़ी साइज की मक्खी होती है, फ्रूट फ्लाई लिया। इसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलॉन्गेस्टर। ठीक है, ड्रोसोफिला मेलॉन्गेस्टर का साइंटिफिक नेम भी याद कर लो, ड्रोसोफिला मेलॉन्गेस्टर। ये ड्रोसोफिला मेलॉन्गेस्टर नाम की, ये आपकी मेलॉन्गेस्टर मेलांगेनोडेस जो था NO, तो मेलांगेनोगेस्टर। तो ये नाम की आपकी मधुमक्खी, आपकी वो ली थी, फ्रूट फ्लाई ली थी, ड्रोसोफिला लिया था, इस पर एक्सपेरिमेंट किया। अब आपसे कोई पूछे कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ड्रोसोफिला ही क्यों लिया, ड्रोसोफिला में ऐसी क्या खास बात थी? मेंडल के मैंने पूछा था ना, मेंडल ने पी के प्लांट को ही क्यों लिया था? तो इन्होंने इसलिए लिया कि पहली खास बात, इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें थी। इजी टू कल्टीवेट या कल्चर कह सकते हो, कल्चर इन लैब में आराम से इनको पाला जा सकता है। आर्टिफिशियल मीडियम में खाना ना खिला के इनको आराम से, इजी टू हैंडल है, इजी टू लैब में पालना इसको बड़ा आसान है, पहला कारण था। दूसरा, इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यू है, बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखते हैं बहुत सारे, क्लियर दिखते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब साफ साफ दिखते हैं कैरेक्टर, जैसे इसकी आंख का कलर, इसकी बॉडी कलर, इसके पंख का साइज, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो क्लियरली दिखाई देते हैं। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इसमें दिखाई देते हैं। तीसरी खास बात है कि इसमें मेल और फीमेल को पहचानना बड़ा आसान है, मेल एंड फीमेल साफ साफ दिखाई दे जाती हैं, दोनों आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसलिए लफड़ा नहीं होगा कि हमने मेल को क्रॉस करा दिया या फीमेल को क्रॉस करा दिया, ये झंझट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल साफ साफ दिख जाएंगे, डिस्टिंग्विश करना बड़ा आसान है। फीमेल बड़ी होती है साइज में, मेल छोटा होता है, साफ साफ दिख जाते हैं दोनों कि ये मेल है और ये फीमेल है, हमको गलती नहीं होगी ये वाली।
क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनके सेक्स ऑर्गन को देखकर, उनकी साइज को देखकर, बहुत सारे फैक्टर हैं। अगली बात है, इनका लाइफ साइकिल जो है बहुत छोटा होता है। लाइफ साइकिल जो है इनका स्मॉल है, शॉर्ट है, बहुत छोटा होता है। इनका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है। ये मात्र 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते बोले तो 15 दिनों के आसपास, 15 डेज में अपना एक जीवन साइकिल खत्म कर लेती है। 15 डेज में, 15 दिन में इसका लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है। 15 डेज, तो इसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा है। इसके नाती पोती परपोतों को आराम से, बच्चों को जल्दी जल्दी पैदा कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा कारण था। और सबसे लास्ट कारण था कि इनको लो माइक्रोस्कोप से, लो पावर वाले माइक्रोस्कोप से इनके हेरिडिटरी वेरिएशन को देखा जा सकता है। इसके क्रोमोसोम वगैरह में जो वेरिएशन है वो इजिली दिख जाता है। लो पावर के माइक्रोस्कोप से भी दिख जाता है। लो पावर माइक्रोस्कोप से भी इसके क्रोमोसोम वगैरह में वेरिएशन थोड़ा बहुत दिख जाता है कि क्या वेरिएशन आए हैं। तो ये लो माइक्रोस्कोप, इस सब अच्छे कारणों की वजह से ड्रोसोफिला पे बहुत सारे जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट किए गए। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के प्लांट को ही इसीलिए अपने एक्सपेरिमेंट में लिया, इतने सारे अच्छे कैरेक्टर होने की वजह से। और मॉर्गन ने क्या कर दिया, मॉर्गन ने बहुत सारे बड़े बड़े काम कर दिए। उन्होंने लिंकेज वगैरह जैसे बड़ी बड़ी चीजों को, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, इन सभी चीजों को बड़े अच्छे से समझा दिया। थोड़ा सा हम शॉर्ट में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा 2-3 वर्ड को क्लियर कर देते हैं आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो पता है, मेंडल का पता है ना। उन्होंने क्या कहा कि 2 जीन या 2 एलील्स, जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या कहा, ये ए है, ये बी है, और ये ए है, ये बी है। क्या ये ए इस बी के साथ मैचिंग कर सकता है? बताइए, कर सकता है? हाँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट में कहा ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये ए बी के साथ ही रहे, ये ए अलग हो सकता है और ये ए इसके साथ भी जा सकता है, छोटे वाले बी के साथ भी जा सकता है। ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कोई किसी के साथ भी जा सकता है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, कोई कहीं भी आ सकता है। लेकिन लिंकेज जस्ट अपोजिट है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस का उल्टा बोलता है। ध्यान समझना, लिंकेज कहता है कि दोनों जुड़े हुए हैं आपस में और ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। जहां जाएंगे दोनों साथ में जाएंगे, अलग अलग नहीं जाएंगे। तो ये कैरेक्टर जो बोले तो इसे बोलते हैं लिंकेज कहते हैं। लिंकेज क्या कहता है, जब दोनों जीन या दोनों एलिल, जब व्हेन 2 जीन्स आर located in same chromosome, अगर 2 जीन सेम क्रोमोसोम में रहते हैं तो जहां जाएंगे साथ में जाएंगे, अलग अलग नहीं होंगे, कभी भी अलग नहीं होंगे। 2 क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, अलग अलग नहीं होंगे। इस चीज को बोलते हैं लिंकेज। तो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह रहा है उसका उल्टा है लिंकेज। नाम से मान लो लिंक है, जुड़े हुए हैं। तो जब 2 जीन सेम क्रोमोसोम में रहते हैं तो जहां जाएंगे दोनों साथ में जाएंगे, दूर होंगे तो दोनों अलग अलग होंगे। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जहां भी रहेंगे साथ में रहेंगे। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, लिंकेज के नाम से जानते हैं। एक तीसरा वर्ड है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, इस वर्ड को समझते हैं। समझ में आ रही? 3 वर्ड। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह रहा है कि सब आजाद है, कोई कहीं भी जा सकता है। लिंकेज कह रहा है जो जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो उसी के साथ रहेगा, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, अगर एक क्रोमोसोम में 2 जीन रहते हैं तो जहां जाएगा पूरा का पूरा क्रोमोसोम जाएगा, दोनों को जाना ही पड़ेगा, चाहे मन हो चाहे ना हो, जाना ही पड़ेगा। लिंकेज कहता है क्योंकि सेम क्रोमोसोम में रह रहे हैं। और तीसरा है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर ऐसा बोलता है, ध्यान समझना, 3 अलग अलग, देखो तीनों को अलग अलग बना के दिखाते हैं हम आपको। पहला वर्ड तुमने बताया था इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, INDEN, इंडिपेंडेंट। असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कह रहा था कि ये रहा ए का जीन क्रोमोसोम, इसमें है ए, दूसरा है जिसमें है आपका ये बी, ये तीसरा है आपका क्रोमोसोम नंबर 3 जिसमें रहता है ए,
और चौथा क्रोमोसोम है जिसमें रहता है ये बी छोटा वाला। मतलब चारों अलग अलग क्रोमोसोम में है, जिसका जिसके साथ मन करे वो उसके साथ जा सकता है। फ्री है ये लोग आने जाने के लिए, कहीं भी किसी को जाने के लिए फ्री है। ये बात आपका पहला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि ए, अगर यहां पर ए है और यहां पर कैपिटल बी है, ये रहा कैपिटल बी, तो अगर ये दोनों सेम क्रोमोसोम पर बैठे हुए हैं, ए और बी सेम क्रोमोसोम पर बैठे हैं, तो जहां जाएगा ये पूरा का पूरा जाएगा। ये अगर एक साथ बैठा हुआ है, स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ बैठा हुआ है, तो जहां जाएंगे दोनों साथ जाएंगे, अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ये सेम क्रोमोसोम पर बैठे हुए हैं, ये सेम क्रोमोसोम पर लाई कर रहे हैं, इसलिए ये सेम जहां जाएंगे दोनों साथ में जाएंगे, ये दोनों साथ में जाएंगे। ये लिंकेज कह रहा है। और क्रॉसिंग ओवर क्या कह रहा है? क्रॉसिंग ओवर कह रहा है कि जब दो होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनका कुछ पार्ट एक्सचेंज होता है, अदली बदली हो जाता है। ध्यान समझेंगे, ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का डायग्राम बनाकर दिखाते हैं हम आपको। ये याद है, एक क्रोमोसोम है, और ये रहा दूसरा क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम है दूसरा क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम है। ये दोनों क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम है, एक मैटरनल है और एक पैटर्नल है, सेम कैरेक्टर के लिए, ठीक है। पेयर में रह रहे हैं, दोनों साथ में रह रहे हैं पेयर में। इनमें जब दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आएंगे, इसका कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा और इसका कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। यहां पर क्या हो जाएगा? क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर के बाद आपके कुछ पार्ट, इसका कुछ पार्ट लाल वाला इसमें आ गया, दिख रहे हो, काले वाले का कुछ पार्ट लाल वाले में आ गया क्रॉसिंग ओवर के बाद, और लाल वाले का कुछ पार्ट क्रॉसिंग ओवर के बाद काले वाले में चला जाएगा। अदली बदली, अगर इन क्रोमोसोम का कुछ कुछ भाग एक दूसरे में एक्सचेंज हो गया, इसका काला वाले का कुछ इसमें लाल में आ गया, लाल वाले का कुछ काले वाले में आ गया, इसमें एक्सचेंज हो गया, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हमेशा किसमें होता है? होमोलॉगस नॉन सिस्टर क्रोमोसोम में। जो होमोलॉगस हो और नॉन सिस्टर क्रोमोसोम हो, इसको आपको वहां पढ़े होंगे, सेल डिवीजन चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया था, होमोलॉगस नॉन सिस्टर क्रोमोसोम। तो होमोलॉगस नॉन सिस्टर क्रोमोसोम के बीच में आपके हमेशा क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। तो तीन टर्म क्लियर कर लीजिएगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कोई कहीं भी जा सकता है, लिंकेज बोलता है नहीं जा सकता, जहां जाएंगे साथ में जाएंगे, जो दो क्रोमोसोम एक जीन पर बैठे हुए हैं, एक क्रोमोसोम पर दो दो जीन बैठे हुए हैं। और क्रॉसिंग ओवर कहता है अदली बदली हो जाएगी, और अदली बदली हो जाएगी तो ये मान लो ये दोनों थे, ऐसा था अगर, तो क्या होगा आपका? देखो, ये वाला ए इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ऐसी कंडीशन हो सकती है क्रॉसिंग ओवर के बाद, ये बी यहीं का यहीं रहे, ये बी यहीं का यहीं रहे, और ये वाला भाग इसके पास चला जाए, ये वाला भाग इसके पास आ जाए, यहां आ जाए।